एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। ठीक है, आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ते हैं, इनके सारे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज करने हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पूरी एक्सरसाइजेस आज इसी लेक्चर में करने वाले हैं, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 इस बार नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फटाफट से कर दो सेशन को लाइक, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ और कमेंट्स तो करते ही रहना कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं कितने नहीं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सार्कोमेयर ऑफ स्केलेटल मसल शोइंग डिफरेंट रीजन्स। स्केलेटल मसल का जो सार्कोमेयर होता है, ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोमेयर पढ़ा है हमने, सार्कोप्लाज्म, बस इसी मसल फाइबर के सार्कोमेयर के बारे में आपसे पूछा गया है। आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और जितने भी डिफरेंट रीजन्स आपने इसके अंदर देखे थे, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आपने जितने भी डिफरेंट रीजन्स देखे थे, उन सबको उस डायग्राम में शो करना है। जैसे आपने देखा था ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच बैंड, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े हुए थे, राइट। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, इस डायग्राम में शो करना है। ओके, चलो स्केलेटल मसल के सार्कोमेयर का डायग्राम शोइंग द डिफरेंट रीजन्स इज लाइक दैट। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या दिख रहे हैं आपको, मैम यहां पर हमें दिख रहे हैं बहुत सारी पैरेलल सी लाइंस, राइट। हाँ, तो भाई ऐसा ही पढ़ा था हमने कि जो बैंड्स होते हैं, राइट, ये जो बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, सब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एवरी ऑफ द बैंड इज पैरेलल टू ईच अदर। सारे ही बैंड्स कैसे थे, एक दूसरे से पैरेलल थे, पैरेलली अरेंज्ड थे। हाँ, लेकिन आप कहोगे कि लाइट और डार्क बैंड कैसे अरेंज्ड थे, तो ये थे ऑल्टरनेट, है ना, एक लाइट बैंड फिर एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड फिर एक डार्क बैंड, इस तरीके से ये अल्टरनेटली अरेंज्ड थे और सारे बैंड एक दूसरे से पैरेलल थे। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, और सारे बैंड एक दूसरे से कैसे, पैरेलल। ठीक, ये अरेंजमेंट था। इस अरेंजमेंट में अगर हम बात करें तो लाइट बैंड कैसा था, लाइट बैंड की हम बात करें तो ये हमने कैसा पढ़ा था, लाइट बैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे आप कहते हो क्या, आइसोट्रोपिक, राइट, आई बैंड कहते हो। ठीक है, आइसोट्रोपिक आई बैंड किसका बना था, ये एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन का, और इसके बीच में एक लाइन क्रॉस करती है, इसे बाइसेक्ट करती है, इसके बीच में इसे बाइसेक्ट करने वाली एक जेड लाइन पाई जाती है। ठीक है, ये कहां से आया भाई, चलो इसके बीच में इसे कंप्लीटली बाइसेक्ट करने वाली एक जेड लाइन पाई जाती है। ठीक, देखो लाइट बैंड आइसोट्रोपिक है, आई बैंड है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है और इसके बीच में इसे बाइसेक्ट करने वाली जेड लाइन पाई जाती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लाइट बैंड के बारे में। फिर बात करें हम किसकी, दूसरे वाले बैंड की, डार्क बैंड की, जो कैसा था, एन आइसोट्रोपिक था। इस एन आइसोट्रोपिक बैंड को क्या कहा था, ए बैंड। ठीक है, ये क्या कहलाया था, ए बैंड कहलाया था, आई बैंड और ए बैंड। ये कौन से प्रोटीन का बना है भाई, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको दोनों बैंड्स के बारे में बता रही हूं कि हमने दोनों बैंड के बारे में क्या क्या पढ़ा था। ए बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ और इसके बीच में भी एक लाइन है,
इसके बीच में भी एक लाइन इसे क्रॉस करती है, जैसे एम लाइन कहा था, राइट, जेड लाइन और एम लाइन। अब एक जोन और पढ़ा था आपने, एच जोन, ठीक है, एक जोन और पढ़ा था आपने, एच जोन। अच्छा, ये जो दोनों बैंड्स हैं, ये जो दोनों बैंड्स हैं, ये कैसे पाए जाएंगे एक दूसरे से? पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। ये कैसे होंगे? पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट होगा इन सबका। और कैसा होगा? पैरेलल अरेंजमेंट के साथ साथ ऑल्टरनेट, है ना, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, पैरेलल अरेंजमेंट और ऑल्टरनेट भी कहोगे आप, है ना, ठीक है, पैरेलल एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट, इस तरीके से कह सकते हो। अब ये एच जोन क्या है? ये जो पैरेलल और अल्टरनेट अरेंजमेंट के बीच में, इस पैरेलल और अल्टरनेट अरेंजमेंट के बीच में कोई ऐसा जोन पाया जाएगा, मतलब आप ये समझ लो कि ये जो डायग्राम आप बना रहे हो, इस डायग्राम में आपने पढ़ा है ना इसी तरीके से कि एक लाइट बैंड है, ठीक, ये लाइट बैंड, लाइट कलर से बता देते हैं अपन, तो ये अपना लाइट बैंड, ठीक है। फिर ये डार्क बैंड, नहीं यार रुक जाओ, मजा नहीं आ रहा, कहाँ है भाई मोटू, ये रहा, देखो, एक लाइट बैंड, फिर एक आ गया आपका डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड, फिर से लाइट बैंड, और फिर आ गया आपका डार्क बैंड। तो क्या ये हमेशा ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए ही रहेंगे क्या? नहीं, जब ये बैंड्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है, लाइट और डार्क बैंड एक दूसरे से दूर स्लाइड करते हैं, इस स्लाइडिंग से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यही पढ़ा है हमने, इस स्लाइडिंग से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यही पढ़ा है हमने। तो जब ये स्लाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, देखो फिर से बनाते हैं लाइट डार्क, जब ये स्लाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे। अब इस अरेंजमेंट के बारे में मैम आप अभी क्यों बता रहे हो? मैं ये बताना चाह रही हूं कि देखो, ये वाला जोन, ये वाला जोन और ये वाला जोन, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है दोनों बैंड्स की आपस में, ठीक है, जहां पर आई और ए बैंड आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, ऐसे जोन को, ठीक है, यहां पर अपन एक बार लाइट और बना लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर एक बार लाइट और बना लेते हैं अपन, कि मान लो यहां से, ठीक है। अब ऐसे जोन को आप क्या कहोगे? ऐसे जोन को आप कहोगे एच जोन। अरे ये क्या हो गया? ऐसे जोन को आप एच जोन कहोगे जहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सिंपल है क्या? एच जोन, एच जोन इज व्हाट? नो ओवरलैपिंग, ठीक है, नो ओवरलैपिंग। एच जोन में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, एच जोन में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये एच जोन हो गया। तो इतने टर्म्स, इतनी चीजें आपने पढ़ी थी अबाउट द बैंड्स, ठीक है, अबाउट द रीजन्स के इस सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में, स्केलेटल मसल के सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से टर्म्स आपने पढ़े थे। तो भाई यही वो सारी कहानी है जो हमने पढ़ी थी। बताओ इससे कुछ बच गया क्या? कुछ ऐसा रह गया क्या जो हमने पढ़ा था और यहाँ ना हो? राइट, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में जितने भी रीजन्स, जितने भी बैंड्स के बारे में हमें बातें पढ़नी थी वो यही थी कि भाई एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, पैरेलली अल्टरनेटली अरेंज्ड है, जहां पर इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं पाई जाएगी, विच इज द एच जोन। और लाइट बैंड को आप आइसोट्रोपिक आई बैंड कहते हो, एक्टिन प्रोटीन वाला, जेड लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। फिर बात करें डार्क बैंड की तो एन आइसोट्रोपिक ए बैंड, मायोसिन प्रोटीन वाला, एम लाइन वाला। हाँ, एक चीज यहां पर मिस हुई है, एक चीज यहां पर मिस हुई है, क्या? कि मैम इनमें से एक पतलू था और एक मोटू था। दिस वन इज द थिन वन, ठीक है, थिनर वन, एंड दिस वन इज द थिकर वन, ठीक है, ये रह गया था भाई।
ठीक, चलो तो अब आपके सामने पूरा का पूरा जितना भी आपका थ्योरी था वो सब कुछ है, और आपके सामने डायग्राम भी है कि जेड लाइन क्या है। ठीक, ये देखो आई बैंड क्या है, आई बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ही जेड लाइन है। ये देखो ये सारे आई बैंड्स है ना, ये आई बैंड, ठीक है, इस आई बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ही जेड लाइन कहलाती है। और ये आई बैंड, ये ए बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक किसका बना है, एक्टिन फिलामेंट का, और एनाइसोट्रोपिक बना है मायोसिन फिलामेंट का। ठीक है, आई बैंड एंड ए बैंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कैसे पैरेलली अरेंज्ड है सारे और अल्टरनेट भी है। एक ए बैंड है, फिर एक आई बैंड है, फिर एक ए बैंड है और फिर एक आई बैंड है। ठीक है, पैरेलली और अल्टरनेटली अरेंज्ड है। बात करें अगर मैम एच जोन की तो कहां दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको भी तो दिखाई दे रहा है यार। ये देखो यहां कोई ओवरलैपिंग दिख रही है क्या, कोई ओवरलैपिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। ठीक, तो आई होप आपको ये डायग्राम अब क्लियर हो गया हमारा सार्कोमेर का स्ट्रक्चर। ठीक, चलो क्लियर करें ये सारा, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको एक डिफाइन करनी है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने आपको अभी अभी समझा दी कि ये बैंड्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा कुछ अभी बाकी है, मैकेनिज्म इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था और कैसे इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म था। ये स्लाइड हुआ, फिर इसने ये सिग्नल भेजा, फिर इससे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, राइट। तो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड काइंड ऑफ फिनोमिना है, पूरी ब्रांच समझनी है और पूरा फिनोमिना समझना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। चलो देखो, ये जो बैंड्स आपने अभी अभी देखे, ये बैंड्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ये जैसे ही स्लाइड करते हैं तो पूरा एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और उससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। The sliding filament theory explains the process of muscle contraction during which the thin filament slide over the thick filament। जो thin filaments हैं वो thick filament के ऊपर slide करते हैं, right? जो sliding filament theory है ये explain करती है the process of muscle contraction, जिसके वक्त थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं और ये क्या कर देता है, विच शॉर्टन्स द मायोफाइब्रिल, जो कि मायोफाइब्रिल को शॉर्ट कर देता है, राइट। उसको क्या कर देता है, उसका साइज रिड्यूस कर देता है, श्रिंक कर देता है। ईच मसल फाइबर हैज एन अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। हर मसल फाइबर में अल्टरनेटली अरेंज होते हैं लाइट और डार्क बैंड्स, ठीक। which contains a special contractile protein, जिसमें एक special contractile protein होता है, actin and myosin respectively। अभी पढ़ा ना हमने, जो मैंने आपको अभी पूरा थ्योरी बताया ना, सारा का सारा वही है, ठीक। फटाफट से रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्टिन एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है लाइट बैंड में, जिसे आप आई बैंड भी कहते हो, अभी बताया था। Whereas मायोसिन जो है वो थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और ये प्रेजेंट है डार्क बैंड में, जिसे आप ए बैंड कहते हो, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। There is an elastic fiber Z line जो कि बाइसेक्ट करता है आई बैंड को, और एक थिन फिलामेंट जो है इस Z लाइन से अटैच्ड रहता है। The central part of the thick filament that is not overlapped by the thin filament is known as the H zone। जहां पर कोई thin और thick filament overlap नहीं होते, that zone is called as H zone। उस zone को क्या कहोगे आप, H zone कहोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। यहां तक जो भी आप देख रहे हो, जो हमने अभी पढ़ा, पूरा का पूरा थ्योरी सब वही है, राइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होगा क्या, रीजन सारे देख लिए, पार्ट सारे देख लिए, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होगा क्या। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द मायोसिन हेड्स और क्रॉस ब्रिजेस कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थिन फिलामेंट्स। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मायोसिन हेड्स हैं वो क्या करेंगे, और जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं ना, याद है किसी को, ट्रोपोनिन, कैल्शियम सॉल्ट्स, ऐसे कुछ वर्ड पढ़े थे, धीरे धीरे वो भी आएंगे देखो कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कहानी में धीरे धीरे उनका भी रोल आएगा। ट्रोपोनिन क्या था मैम, ठीक है, ये कैल्शियम सॉल्ट्स कहाँ से प्रकट हो गए, ये इन्हीं से तो बना था क्रॉस ब्रिज, यही तो कनेक्ट हुए थे, इन्हीं से तो क्रॉस ब्रिज बना था, ठीक। तो मायोसिन हेड और क्रॉस ब्रिजेस क्या करेंगे,
कांटेक्ट में आएंगे किसके, थिन फिलामेंट्स के। एज अ रिजल्ट जो थिन फिलामेंट है उन्हें सार्कोमियर के मिडिल पोर्शन की तरफ पुल किया जाएगा, कि वो जो थिन फिलामेंट है वो किस तरफ आए, सार्कोमियर के मिडिल में आए। ठीक है, सार्कोमियर के मिडिल में आए। जेड लाइन जो इससे अटैच्ड है एक्टिन फिलामेंट से, इसे भी पुल किया जाएगा। और ये सारा जो पुल किया जा रहा है ना, ये जो फोर्स जनरेट किया जा रहा है, इस फोर्स से कौन जनरेट कर रहा है, ये क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस। अब ये क्रॉस ब्रिजेस ये जो पुल कर रहे हैं इन सबको सेंटर की तरफ, इससे ये क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनका साइज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देन hence the length of the band remains constant as its original length and I band shortens and the H zone disappears. जैसे ही इस बैंड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी अपनी ओरिजिनल लेंथ पर, ठीक है, जो आई बैंड है वो शॉर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ओवरलैपिंग, ऐसा कोई रीजन बच ही नहीं सकता ना जहां ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको आप बार बार उसे खींच खींच के सेंटर की तरफ लेके आ रहे हो, तो जो सेंटर का एच जोन था वो तो अब बचेगा ही नहीं, तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। समझ आ रही है क्या बात? देखो ऐसे अगर मैं कह रही हूं कि लाइट बैंड थे और ठीक है, और ये डार्क बैंड थे, थिक वाले, बीच में इसके डार्क बैंड्स थे। अब क्या हो रहा है, इन थिन फिलामेंट्स को पुल करके सेंटर की तरफ लेके आया जा रहा है। अगर इन थिन फिलामेंट्स को पुल करके सेंटर की तरफ लेके आया जाएगा क्रॉस ब्रिजेस की हेल्प से, ठीक है, तो क्या ये एच जोन बच पाएगा? नहीं बचेगा ना, क्योंकि ये सारे सेंटर में आ जाएंगे, तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। राइट, ये सारे सेंटर में आ जाएंगे तो लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, किसकी, थिन फिलामेंट की, और क्या होगा, जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा कोई रीजन बचेगा ही नहीं जहां कोई ओवरलैपिंग ना हो रही हो, कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, सेंटर की तरफ पुल हो रहा है, राइट, फोर्स जनरेट किया जा रहा है। डायग्राम के थ्रू इस बात को समझोगे तो देखो, ये रहा एच जोन, ये रहा एच जोन, यहां पर इस एच जोन को देखो, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये रिलैक्स्ड सार्कोमियर है और ये कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है। ये एच जोन धीरे धीरे करके डिसअपियर होगा, आई बैंड और यहां पर से भी आई बैंड, ठीक है, दोनों तरफ से ए बैंड के सेंटर की तरफ आई बैंड्स को पुल किया जा रहा है। ये देखो एरो दिखाई दे रहा है आपको, इसको सेंटर की तरफ पुल किया जा रहा है कि भाई इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, ठीक। और यहां पर क्या हुआ, ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये क्या हुए, सारे के सारे जो आई बैंड थे जो थोड़े दूर थे सेंटर से, वो सेंटर में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनका साइज कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये फिनोमिना हमने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, बहुत सारे इसमें स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है, अगर आपने इनके इस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, ठीक है, पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपको डिस्क्राइब करना है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई। वही इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैं कह रही थी कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलता है, फिनोमिना कॉम्प्लेक्स है। देखो धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक इनकम्प्लीट सा आपने ये समझ लो कि 25 से 30% आपने नॉलेज ले लिया था सारे बैंड्स और उनके रीजन्स और टर्म्स का फर्स्ट क्वेश्चन में, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, उन्हीं सारी चीजों को मिला के आपने थ्योरी बताई कि भाई कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या है। अब आप बता रहे हो कि ये थ्योरी जो बता रहे हो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, राइट। सारे क्वेश्चंस अभी तक इंटरकनेक्टेड है। अब देखो, जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो थिक फिलामेंट्स है ये स्लाइड करते हैं ओवर द थिन फिलामेंट बाय अ रिपीटेड बाइंडिंग एंड रिलीजेस मायोसिन अलोंग द फिलामेंट। रिपीटेड बाइंडिंग से ये क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और मायोसिन रिलीज करते हैं। कौन सी बाइंडिंग, रिपीटेड बाइंडिंग जो यहां पर इन्होंने बताई है, अभी पढ़ेंगे हम आगे कि यहां पर क्या बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज किससे बनता है, ठीक है, अलोंग विद द फिलामेंट। दिस होल प्रोसेस अकर्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, और ये पूरा बिल्कुल साइक्लिक वे में चलता है, ठीक है, सीक्वेंस में चलता है कि स्टेप 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेगा, कभी भी स्टेप 1 से 5 पे जंप नहीं मारेगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसलिए क्या कहोगे आप इसे,
सीक्वेंशियल प्रोसेस कहोगे। हर वो प्रोसेस जो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है उसे आप क्या कहते हो? सीक्वेंशियल प्रोसेस कहते हो। ठीक है, तो कैसे चलेगी ये? सीक्वेंशियल मैनर। स्टेप 1 को देखें अगर, तो स्टेप 1 क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल्स दैट ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन एंड रीच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। मसल कॉन्ट्रैक्शन कब इनिशिएट होता है? कब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है? सी, तो द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल्स दैट ट्रैवल अलोंग द एक्सॉन, उन सिग्नल्स के थ्रू जो कि एक्सॉन के अलोंग क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं, एंड रीच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉल्ड, जिसे आप मोटर प्लेट कहते हो। ठीक है, अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? ये वो जंक्शन है जो होता है किसके बीच में? एक न्यूरॉन और एक सार्कोलेमा के बीच में। सार्कोलेमा आपने पढ़ा है, सार्कोलेमा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। क्या था सार्कोलेमा? सार्कोमियर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सार्कोमियर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सार्कोलेमा और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ठीक है, सार्कोलेमा क्या है? सार्कोमियर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो एज अ रिजल्ट एसिटाइलकोलिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन और एक और टर्म मैंने यहां पर आपको लिखकर प्रॉपर इसको हाईलाइट करवाया था कि दोनों टर्म्स भूलना नहीं, आगे उसका नाम भी आएगा वैसे तो। ठीक, तो देखो एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। ये रिलीज होता है इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा में ये पोटेंशियल जनरेट करवाता है कौन? एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, ये रिलीज हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 में ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इससे कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, राइट? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब सार्कोमेयर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल, राइट? सार्कोमेयर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे क्या होंगे? कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। कब रिलीज होंगे? जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ विच इज द स्टेप 1, फिर स्टेप 2 में ये कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या है? देखो ये जितने भी सार्को पढ़ रहे हो ना आप, ये सारे के सारे आप समझ लो कि एक नॉर्मल सेल को, ठीक है, अगर आप बोलते हो तो आप बोलते हो कि साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ क्या बोल रहे हो आप? मसल फाइबर के केस में, सार्कोमियर के केस में आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ऐसे सार्कोप्लाज्म उसका साइटोप्लाज्म है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोलेमा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से यहां पर आप टर्म सार्को वाले यूज कर रहे हो। अब ये कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए विच इज द स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या हुआ? जैसे जैसे कैल्शियम आयंस रिलीज होते जाएंगे, इनका ये जो इंक्रीज्ड लेवल है, ठीक है, द इंक्रीज्ड कैल्शियम आयंस इन द सार्कोप्लाज्म लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन साइट्स। इससे क्या होगा? जो एक्टिन साइट्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगी। उससे क्या होगा मैम? एक्टिन साइट्स क्या करेंगे एक्टिवेट होके? देखो उनका भी फंक्शन है, जो कैल्शियम आयंस हैं वो बाइंड करेंगे एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ। बताया था मैंने ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन और कैल्शियम आयंस के बीच में होती है क्या? बाइंडिंग। बाइंडिंग से ही बनता है क्या? क्रॉस ब्रिज। ठीक, तो यहां देखो कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ, जो कहां पर प्रेजेंट है भाई? एक्टिन फिलामेंट, मतलब आपका आई बैंड के ऊपर, और ये रिमूव कर देंगे वहां से क्या? ट्रोपोमायोसिन को wrapped अराउंड एक्टिन फिलामेंट, जो कि एक्टिन फिलामेंट के आसपास पूरा लिपटा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के आसपास ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये क्या करता है? एक्टिन फिलामेंट को एक मास्क की तरह, ठीक है, कवर करके रखता है उसके फेस को, उसकी बाइंडिंग साइट को। जब कैल्शियम आयंस इंक्रीज होंगे तो ये क्या करेंगे? इस मास्क को हटा देंगे, एक्टिन फिलामेंट के इस मास्क को हटा देंगे, ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर देंगे, और ट्रोपोनिन जो है वो क्या कर पाएगा? कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर पाएगा।
ठीक है, बाइंडिंग हुई कब हुई, जब ट्रोपोमायोसिन रिमूव किया गया, जो कि क्या था, जो कि रैप किया हुआ था एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, इसकी बाइंडिंग साइट्स के ऊपर। ठीक है, hence active actin sites are exposed and this allow myosin heads to attach to the site। फिर जो एक्टिव एक्टिन साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, मायोसिन हेड आके इसके साथ बाइंड कर लेगा। मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा वही जिससे सारा का सारा स्लाइडिंग होना है। ठीक है, फिलामेंट्स की, थिन और थिक फिलामेंट्स की स्लाइडिंग होना है। कौन बनाएगा वो, यही बनाएंगे वो क्रॉस ब्रिज को। चलो, तो ये हो गई आपकी स्टेप 3। स्टेप 3 तक पहुंचे। अब स्टेप 4 में क्या होगा, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में the myosin head attaches to the exposed site of actin and forms cross bridges। इनका भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो क्रॉस ब्रिजेस बने हैं, किससे बने हैं, एक्टिन की एक्टिव साइट और मायोसिन के हेड दोनों के बीच जब अटैचमेंट हुआ तो बन गए क्रॉस ब्रिजेस, जो कि यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस। द एक्टिन फिलामेंट्स आर पुल्ड। एक्टिन फिलामेंट्स को फिर वापस से खींचा जाएगा कि सेंटर में आओ, सेंटर में आओ। अभी देखा था ना डायग्राम, सेंटर की तरफ पुल किया जाएगा। ठीक है, इन एक्टिन फिलामेंट्स को सेंटर की तरफ पुल किया जाएगा। कौन पुल करेगा, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ने जो दूसरा वाला बैंड है आपका मायोसिन वाला, उसके साथ ब्रिज बना लिया है ना। अब दोनों कनेक्ट हो गए तो दोनों के बीच क्या चल रहा है, ऐसे घर्षण चल रहा है। भाई इधर आओ, इधर आओ, सेंटर में आओ, सेंटर में आओ। ठीक है, जो ए बैंड है वो क्या कर रहा है, आई बैंड को अपनी तरफ खींच रहा है सेंटर की तरफ, कि भाई इधर आओ। ये बीच में जो अपनी दूरियां है ना, एच जोन बना हुआ है जहां अपन मिल नहीं पा रहे, चलो सेंटर की तरफ खींचेगा। ठीक है, it is at this stage that the contraction of muscle occurs। ये एच जोन जो रिड्यूस हो रहा है, इन दोनों के बीच के फासले, दूरियां जो खत्म हो रही हैं, इससे ये क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। पास आ जाएंगे तो इनका साइज रिड्यूस हो जाएगा और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जैसे जैसे एच बैंड रिड्यूस होता जाएगा। समझ आई क्या कहानी। ये हो गई आपकी स्टेप 4। अब स्टेप 5 में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो रिलैक्स भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो रिलैक्स भी होगी। तो आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन द मायोसिन हेड पुल्स द एक्टिन फिलामेंट एंड रिलीजेस एडीपी। जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा, एडीपी को रिलीज कर देगा। यूटिलाइज हो गया ना वो एटीपी। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, एटीपी एडीपी बन गया, एडीपी को रिलीज कर देगा। भाई इसकी क्या जरूरत मुझे। विद एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP molecule bind and detach myosin, the cross bridges are broken। ठीक है, फिर से नया ATP बाइंड होगा और जो मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ था ना, मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट जुड़े हुए थे, ये उसको क्या कर देगा, वापस से एक दूसरे से अलग कर देगा। मतलब दोनों के बीच का क्रॉस ब्रिज जो बना था वो टूट जाएगा। और अगर दोनों ऐसे एक दूसरे के, आप ये समझ लो क्रॉस ब्रिज क्या है कि दोनों बैंड एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़े हुए थे और अपनी तरफ खींच रहा था उसको ए बैंड, किसको, आई बैंड को। अब अगर कोई उनका ये हाथ ही छुड़वा दे, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही ना बचे, तो वो कैसे खींचेगा उसको सेंटर की तरफ, कैसे वो पुल करेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों के बीच का क्रॉस ब्रिज टूटने के बाद अब वो उसे पुल नहीं कर सकता। पुल नहीं करेगा तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, मसल कैसे हो जाएगी, वापस से रिलैक्स हो जाएगी। तो स्टेप 6 में क्या हुआ, स्टेप 5 में क्रॉस ब्रिज ब्रोक हुआ। स्टेप 6 में दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ये जो फॉर्मेशन हुआ क्रॉस ब्रिज का, फिर टूट गए, फिर बने, फिर टूट गए, इससे क्या होगा भाई, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, ये चलती रहेगी until there is a drop in the stimulus which causes an increase in calcium. As a result, the concentration of calcium ions decreases, thereby masking the actin filament and leading to muscle relaxation। जो एक्टिन फिलामेंट पहले ट्रोपोमायोसिन से मास्क था ना, पूरा रैप किया हुआ था, घिरा हुआ था, वो फिर से मास्क हो जाएगा। फिर से उसके ऊपर मास्क लगा दिया जाएगा कि भाई कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाके मायोसिन के हेड से जुड़ने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायोसिन के हेड के साथ अटैच होने की, कोई जरूरत नहीं है क्रॉस ब्रिज बनाने की, अपने पास कॉन्सेंट्रेशन कम है अभी, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ वापस से उसको मास्क कर दिया जाएगा, एक्टिन प्रोटीन की, एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को मास्क कर दिया जाएगा। तो मसल जो है वो वापस से रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन टूट गया है, कनेक्शन टूट गया है, क्रॉस ब्रिज टूट गया है। ठीक है, तो ये फिर से रिलैक्स हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहोगे मसल रिलैक्सेशन।
ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से लेके रिलैक्सेशन तक ये पूरी एक साइकिल हो गई और इस तरीके से ये रिपीटेड इवेंट्स चलते हैं। कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे रिलैक्स करती है। दीज आर द 6 स्टेप्स विच आर सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंस में चलती हैं, एक को जंप करके दूसरी पे नहीं पहुंच सकते। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बार जरा कमेंट करके फटाफट से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो कि सारे एक दूसरे से बिल्कुल बैक टू बैक जुड़े हुए थे, अपने आप में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ही समझा रहे थे, ऐसा लग रहा था चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आंसर्स वाली तो फील ही नहीं आई, राइट। तो एक बार जरा बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ आ गए क्या? फिर शुरू करते हैं 4th को, जल्दी बताओ। चलो, तो कमेंट कर दिया होगा सभी ने कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का क्या आपको कितना समझ आया है, ठीक है, पूरा कंटेंट कितना समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब जरा फटाफट से। दैट राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अगर फॉल्स है देन चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो फिर आपको इस तरीके से उसको चेंज करना है कि वो कैसे ट्रू बन जाए, उसमें क्या गलत था, ठीक है। तो चलो थोड़े बढ़िया वाले ट्रू फॉल्स देखेंगे आंसर। एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में क्या प्रेजेंट होता है? एक्टिन प्रेजेंट होता है। क्या बोलोगे आप उसे? ट्रू बोलोगे स्टेटमेंट को, भाई सही बात है। थिन फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था? एक्टिन प्रोटीन। एच जोन ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट्स बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का एच जोन है इसमें क्या होते हैं? इसमें दोनों होते हैं, थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन में क्या 206 बोन्स होती हैं? बताओ ट्रू है या नहीं? तो यस इट इज ट्रू, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन। क्या मैंस में 11 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं? बताएंगे भाई जल्दी से। तो यस, यहां पर बात हो रही है रिब्स की, और रिब्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि मैम ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स करके टोटल कितने पेयर ऑफ रिब्स थे? 12 पेयर ऑफ रिब्स थे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे करोगे आप? ठीक है, अभी करते हैं करेक्ट अपन, पहले देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट फिर सारे फॉल्स को करेक्ट करते हैं। स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। स्टर्नम बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है क्या? यस और नो? तो यस ट्रू, स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। स्टर्नम जो है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, तो इट इज ट्रू। अब फॉल्स स्टेटमेंट को बोला गया था कि आप इस तरीके से उन्हें चेंज करें कि जिससे वो क्या हो जाए? ट्रू हो जाए स्टेटमेंट। तो यहां देखो एच जोन जो है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का, ये थिक और थिन दोनों फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर दोनों फिलामेंट्स के बीच ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है उस रीजन को जहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जिसे ट्रू करोगे आप कैसे? जो मैंने बताया वैसे। 11 पेयर ऑफ रिब्स गलत है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है, जिसमें से आपने बताया कि भाई 7 पेयर ऑफ रिब्स कैसी कहलाती हैं? आपकी ट्रू रिब्स। देन 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स कहलाती है आपकी फॉल्स रिब्स, और 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स कहलाते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो टोटल देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन मैंस, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें करेक्ट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है? हमने देखा दो तरह के बैंड्स के बीच में एक्टिन और मायोसिन जो है वो पाया जाता है, दो तरह के बैंड्स में, थिन बैंड और थिक बैंड में। एक्टिन जो है, एक्टिन इज अ थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और मायोसिन इज अ थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लाइट बैंड्स एंड इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। ये लाइट बैंड्स में प्रेजेंट होता है और क्या कहलाता है? आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। इट इज प्रेजेंट इन लाइट बैंड्स एंड इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक बैंड। और ये जो होता है ये डार्क बैंड्स में प्रेजेंट है और क्या कहलाता है? एनआइसोट्रोपिक बैंड, मतलब ए बैंड, ठीक है, कॉल्ड एज एनआइसोट्रोपिक बैंड, मतलब ए बैंड। ये क्या कहलाएगा? आई बैंड, ये कहलाएगा ए बैंड, ठीक है। एक्टिन इज अ थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मायोसिन इज अ थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन प्रेजेंट होगा लाइट बैंड्स में, आइसोट्रोपिक बैंड कहलाएगा,
और मायोसिन प्रेजेंट होगा डार्क बैंड्स में, एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहलाएगा, मतलब ए बैंड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर कहानी। आई बैंड और ए बैंड की कहानी क्लियर है कि थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वाली कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है। अगर आपको याद है, जब मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको रेड और व्हाइट फाइबर्स के बीच में ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन लिख के बताया था। याद करो, इस वाले कॉर्नर पे मैंने पूरा रेड एंड व्हाइट फाइबर्स के डिफरेंस आपको लिखकर बताए थे, 4 से 5 डिफरेंस। बस वही क्वेश्चन में पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फाइबर्स, रेड एंड व्हाइट मसल्स। ठीक है, चलो देखते हैं इनका डिफरेंस। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर क्या है। देखो, रेड मसल फाइबर जो होती है, दे आर थिन एंड स्मॉलर इन साइज। ये कैसी होती हैं? थिन होती हैं और साइज में कैसी होती हैं? स्मॉलर होती हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स आर थिन एंड स्मॉलर इन साइज। और व्हाइट मसल फाइबर्स की बात करें तो ये होते हैं कैसे? थिक एंड लार्जर इन साइज। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स आर थिन एंड स्मॉलर इन साइज एंड व्हाइट मसल फाइबर्स आर थिक एंड लार्जर इन साइज। क्लियर कहानी। अब बढ़ेंगे आगे। दे आर रेड इन कलर एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन। ये जो रेड मसल फाइबर्स हैं, ये कलर में रेड होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से ये रेड होते हैं इन कलर। एंड बात करें अगर हम व्हाइट मसल फाइबर की, तो दे आर व्हाइट इन कलर एज दे कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है, इसलिए ये कैसे हैं? दे आर व्हाइट इन कलर बिकॉज दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, और व्हाइट मसल फाइबर्स थिक होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में। ये रेड होते हैं कलर में क्योंकि इनके पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन है, और ये कलर में व्हाइट होते हैं क्योंकि इनके पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन पाया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। इनके पास क्या होगा? बहुत सारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर मोर इन रेड मसल फाइबर। एंड बात करें अगर व्हाइट मसल फाइबर की, तो दे कंटेन लेस नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक है, अब बात करें, दे कैरी आउट स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये काफी स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं काफी लंबे वक्त तक के लिए। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स। और व्हाइट मसल फाइबर्स की बात करें तो दे कैरी आउट फास्ट वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये काफी फास्ट वर्क करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, फास्ट वर्क करते हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। इनका वर्क कैसा है? स्लो है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर वर्किंग पैटर्न। रेड मसल फाइबर कैसा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और व्हाइट मसल फाइबर कैसा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब बात करें, दे प्रोवाइड एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दे प्रोवाइड एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच में हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे, फटाफट से एक बार जरा रिकॉल करो। ये थिन होते हैं, स्मॉलर इन साइज, ये होते हैं थिक एंड लार्जर इन साइज। रेड कलर होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है, व्हाइट कलर होता है क्योंकि मायोग्लोबिन कम है। ये जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप कह लो कि ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस। ये स्लो बट लॉन्ग पीरियड तक कॉन्ट्रैक्शंस को, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस को कॉज करते हैं। ये काफी फास्ट बट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शंस को कॉज करते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड दे प्रोवाइड एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की तरफ। देखो क्या पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। चलो यहां तक डिफरेंस बिटवीन क्लियर हुआ। अभी जितने डिफरेंसेस हमने देख लिए, क्या आपको क्लियर हुए? अब हम सी पार्ट में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल का डिफरेंस देखने वाले हैं।
पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां तक के डिफरेंस क्लियर हुए? अभी जितने डिफरेंसेस देख रहे हो, ठीक है, जितने भी डिफरेंस बिटवीन देख लिया हमने, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर का देखा, क्लियर हुआ? समझ आई प्रोसेस? ठीक है, ये डिफरेंस हम पहले भी बना चुके थे। ये सेम डिफरेंस बिटवीन का कॉलम जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने वहीं पर आपको बना के बताया था। 1 बाय 1 पॉइंट हम पढ़ते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। लास्ट टॉपिक था ये आपका रेड और व्हाइट मसल फाइबर पढ़ने का। ठीक है, लास्ट टॉपिक था ये। चलो, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। आपको पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के बीच में डिफरेंस बताना है। ये गर्डल्स क्या होते हैं? ये वही गर्डल्स हैं जो आपकी लिम्ब्स को आपके क्या करते हैं, स्केलेटल सिस्टम से अटैच करते हैं, लिम्ब को आपके ट्रंक रीजन से अटैच करते हैं। कौन से गर्डल्स? पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, ये आपके फोर लिम्स और हिंड लिम्स, मतलब आपके हाथ और आपके पैरों को आपके बॉडी के ट्रंक रीजन से अटैच करने का काम ये लिम्स करते हैं। ठीक है, ये गर्डल्स करते हैं। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल को देख लेंगे हम। सबसे पहले ये जो आप डिफरेंस यहाँ पे बताओगे वो क्या बताओगे? सबसे पहला डिफरेंस तो यही बता दो कि पेक्टोरल कौन से लिम्ब को अटैच करता है और पेल्विक कौन से लिम्ब को अटैच करता है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल कौन से लिम्ब को अटैच करता है और पेल्विक गर्डल कौन से लिम्ब को अटैच करता है। पेक्टोरल गर्डल, इट इज अ स्केलेटल सपोर्ट फ्रॉम वेयर द फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर अटैच्ड। ये वो स्केलेटल सपोर्ट है जिससे फोर लिम्ब्स जो हैं वर्टिब्रेट्स के वो अटैच होते हैं पेक्टोरल गर्डल से। मतलब हमारे हाथ इस ये जो पूरा आपका कॉलर बोन वाला, ठीक है, स्कैप्यूला वाला कौन सा गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल। इससे अटैच होते हैं आपके हाथ, आपके फोर लिम्ब्स। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल क्या है? जिससे आपके फोर लिम्ब्स अटैच होते हैं। कहाँ अटैच होते हैं? ट्रंक रीजन में। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल वो है जहां पर, वो स्केलेटल आपका पार्ट है जहां पर आपके फोर लिम्ब्स अटैच होते हैं। ठीक, अब बात करें पेल्विक गर्डल की, तो यहाँ हिंड लिम्ब्स की बात हो गई। आपके पैर आपके बॉडी से, ट्रंक रीजन से अटैच होते हैं किसके थ्रू? पेल्विक गर्डल के थ्रू। ठीक है, फोर लिम्ब्स अटैच होते हैं पेक्टोरल के थ्रू, हिंड लिम्ब्स अटैच होते हैं पेल्विक के थ्रू। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ये वो दो गर्डल्स हैं जिनसे आपके फोर लिम्ब्स और हिंड लिम्ब्स अटैच होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। पेक्टोरल गर्डल किसका बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू बोन्स, नेमली क्लैविकल, कॉलर बोन्स एंड स्कैपुला और शोल्डर बोन। ठीक है, ये दो बोन्स का बना हुआ है जिन्हें आप बोलोगे क्या? क्लैविकल या कॉलर बोन आपकी, स्कैपुला या शोल्डर बोन। ठीक है, क्लैविकल या फिर आपकी कॉलर बोन और दूसरी हो गई स्कैपुला या फिर शोल्डर बोन। ठीक है, ये इस तरह के बोन से बना हुआ है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स, और ये 3 बोन से मिलकर बना है। अपर इलियम, इनर प्यूबिक एंड इस्कियम। ठीक है, इलियम, प्यूबिक एंड इस्कियम, 3 बोन से मिलकर पेल्विक गर्डल बनता है। इलियम, प्यूबिक एंड इस्कियम। पेक्टोरल की बात करें तो क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल क्या है आपकी? कॉलर बोन। स्कैपुला क्या है आपकी? स्कैपुला क्या है? कौन सी बोन है? शोल्डर बोन। ठीक है, तो इन 3 बोन से बना है आपका पेल्विक और 2 बोन से बना है पेक्टोरल गर्डल। क्लियर कहानी? चलो, क्लियर है कहानी यहां तक कि पेक्टोरल गर्डल किससे बना, पेल्विक गर्डल किससे बना। ठीक, चलो बढ़े आगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में हमने 2 डिफरेंसेस देखे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार जरा मुझे बताओ, गर्डल्स के डिफरेंसेस बिल्कुल बेसिक डिफरेंस थे, समझ आए? बन गया ये आंसर सभी से? बताओ जल्दी से। गर्डल्स का डिफरेंस और रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर का डिफरेंस बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस थे। सभी से बन गए होंगे यहां तक? जल्दी बताओ। सभी से बने होंगे अभी तक के सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, तो ये क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट हम तभी बना चुके थे। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करेंगे। स्मूथ मसल, ट्रोपोमायोसिन, रेड मसल और स्कल, इन्हें किसके साथ अटैच करोगे आप? स्मूथ मसल, ट्रोपोमायोसिन, रेड मसल और स्कल, इन्हें किसके साथ अटैच करोगे? किसके साथ इन्हें
आप अरेंज करोगे, मैच करोगे, जल्दी बताओ। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। स्मूथ मसल कौन सी दिख रही है, कोई दिख रही है क्या आपको यहाँ पर? बताओ, कोई प्रॉपर्टी कुछ ऐसा दिख रहा है स्मूथ मसल का जो यहाँ हो? ट्रोपोमायोसिन क्या है, रेड मसल क्या है, स्कल क्या है? जल्दी देखो आंसर्स। मायोग्लोबिन, थिन फिलामेंट, सचर्स एंड इनवॉलंटरी। चलो देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ए बी सी और डी। स्मूथ मसल्स, देखो यहां पर इनके बारे में क्या बताया हुआ था, इनका नेचर बताया हुआ था कि स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, नेचर बताया था कि स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक, कैसी होती है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब हमेशा होता है कि जिन्हें आप क्या ना कर सको, कंट्रोल ना कर सको। ठीक है, वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी। ट्रोपोमायोसिन ये थिन फिलामेंट में होता है, राइट, ये थिन फिलामेंट में होता है जो एक्टिन प्रोटीन का बना है। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट को मास्क कर, पूरा एक मास्क प्रोवाइड करता है, इस तरीके से रैप करके रखता है, कवर करके रखता है कि वो एक्टिव साइट क्या हो जाती है, ढक जाती है। किससे? ट्रोपोमायोसिन से। स्मूथ मसल कैसी होती है, इनवॉलंटरी। ट्रोपोमायोसिन क्या है, थिन फिलामेंट के पास पाया जाता है, उसकी एक्टिव साइट को, ठीक है, क्या कर देता है, कवर करके रखता है। रेड मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से ही तो वो रेड मसल कहलाती है। लिखा था हमने ये अभी, डिफरेंस बिटवीन में सबसे पहले यही लिखा था। अब बात करें स्कल की, तो भाई इसमें सचर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मैम? अरे भाई याद करो, जो आपने क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, ये सारी क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जो क्रेनियल बोन्स आपने पढ़ी थी, ये सब एक दूसरे से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। इट शोज नो मूवमेंट एट ऑल, राइट, पढ़ा था ना हमने। तो स्कल की जो क्रेनियल बोन्स है, ये सब क्या करती, कोई मूवमेंट नहीं दिखाती, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं। ये जो इनका अटैचमेंट है, जिस तरीके से ये बोन्स क्रेनियम बनाती है ना, सबकी सब फ्यूज होके एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन, क्या कहते हो उसे, क्रेनियम कहते हो। इस क्रेनियम को बनाने के लिए ये जो बोन्स जुड़ी हुई हैं, ये इतना ज्यादा प्रॉपर्ली जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाती हैं, कि जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो फ्यूजन है, उसे आप क्या बोलते हो, कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल टांके लगे हों, सिल दिया हो किसी ने। ठीक है, दे हैव स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन देम। तो इसे कहते हैं कि, इसलिए यहां पर आपने इसे मैच किया हुआ है किसके साथ, दैट स्कल हैज सचर्स। ठीक है, जहां पर उसकी क्रेनियल बोन्स सारी कैसे जुड़ी हुई हैं, सचर्स जैसे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैथ द कॉलम समझ आ गए ना, 1 2 3 4। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सेल्स किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को दिखाती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो कितने तरह के मूवमेंट्स को दिखाती हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सेल्स कितने तरीके के मूवमेंट दिखाती हैं, चलो देखते हैं आंसर फटाफट से। मूवमेंट is a characteristic feature of living organisms, right? Movement क्या है, living organisms का characteristic feature है। नॉन लिविंग कर सकता है क्या अपनी मर्जी से जो मूवमेंट है, बताओ, वॉलंटरी मूवमेंट कर सकता है क्या नॉन लिविंग? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, सिर्फ एक लिविंग ही वॉलंटरी मूवमेंट्स को कर सकता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी की सेल्स कितने तरीके के मूवमेंट करती हैं, तो हमने पढ़ा था अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। ठीक है, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स क्या है, देखो, जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड, द ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड शो अमीबॉइड मूवमेंट। हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। एंड ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज, these blood cells move from circulatory system
टुवर्ड्स द इंजरी साइट। टिश्यू डैमेज के वक्त ये ब्लड सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम से इंजरी साइट की तरफ मूव करते हैं टू इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि ये एक इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके। ठीक है, इस तरीके से अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी में यहां पर दिखता है। सेकेंड मूवमेंट की बात करें, सीलियरी मूवमेंट, कौन एग्जिबिट करता है? सीलियाज एग्जिबिट करती है। सीलियाज क्या है? तो जैसे फ्लैजेला थी वैसे ही सीलिया होती है, राइट। सीलिया क्या होती है? सीलियरी मूवमेंट्स क्या होते हैं? देखो, सीलियरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो आपकी ट्रैक्ट्स के, ठीक है, जितनी भी ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, वो सारी ट्रैक्ट्स के इनर लाइनिंग में पाई जाने वाली सीलिया से होने वाला मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन? सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट क्या है? जो आपकी बॉडी में जितनी भी ट्रैक्ट्स पाई जाती हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन ट्रैक्ट्स की इनर लाइनिंग में सीलियाज पाई जाएंगी, और ये सीलियाज जब मूव करेंगी तो इसे आप सीलियरी मूवमेंट कहोगे। क्या कहोगे? इसे सीलियरी मूवमेंट्स कहोगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स सच एज स्पर्म्स एंड ओवा शो सीलियरी मूवमेंट। हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्म्स और ओवा, ये भी सीलियरी मूवमेंट शो करती है। The passage of ova through the fallopian tube towards the uterus is facilitated by this movement. ये कैसे मूव करता है? जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ओवा कैसे मूव करता है? ओवा के पास कोई सीलिया फ्लैजेला तो है नहीं। कहाँ है वो सीलिया? वो सीलिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग में है। तो वो सीलिया ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है, सीलिया मूव करती है, उसकी वजह से ओवम क्या होता है? मूव करता है, अपनी लोकेशन को चेंज कर पाता है। अदरवाइज ओवम के पास मूव करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। ओवम के पास मूव करने के लिए कुछ नहीं है। स्पर्म के पास तो है, स्पर्म के पास तो टेल है, ओवम के पास नहीं है। तो ओवम कैसे मूव कर रहा है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाने वाली सीलियास के थ्रू। ठीक है, तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो सीलियरी मूवमेंट भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर बात करें हम मस्कुलर मूवमेंट्स की, ये कैसे हो रहे हैं? देखो, मसल सेल्स शो मस्कुलर मूवमेंट्स। हमारी जो मसल्स हैं वो जितना भी मूवमेंट करती हैं, हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस वाले जो मूवमेंट्स हैं ये मस्कुलर मूवमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये जितना भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये क्या कहलाएगा? ये मस्कुलर मूवमेंट कहलाएगा। ठीक, तो कितने टाइप के मूवमेंट्स हो गए? अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्लियर कहानी अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर मूवमेंट की। ठीक है, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट्स डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फटाफट से। देखो, अच्छा, हर क्वेश्चन के बाद फटाफट से कमेंट जरूर करते रहा करो कि आपको आंसर कितना समझ में आ गया। ठीक है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड अ कार्डियक मसल? आप कैसे डिस्टिंग्विश करके बताओगे कि कौन सी स्केलेटल मसल है और कौन सी कार्डियक मसल है? How do you distinguish between a skeletal muscle and a cardiac muscle? एक skeletal muscle और एक cardiac muscle के बीच में आप कैसे डिफरेंस पता कर पाओगे? सबसे पहले तो यही बताओ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि कौन सी स्केलेटल मसल है और कौन सी कार्डियक मसल है? कैसे आप उनके बीच के डिफरेंसेस बताओगे कि दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल? ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, कैसे बताओगे आप डिफरेंसेस, कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे दोनों को एक दूसरे से कि स्केलेटल मसल कैसी है और कार्डियक मसल कैसी है? चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि स्केलेटल और कार्डियक के बीच में हमने डिफरेंस बताया कैसे। सी, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है ये कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड सेल्स। द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड एंड द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स की सेल्स कैसी होती हैं? ब्रांच्ड। इसकी कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। ठीक है, इसके अलावा intercalated discs are absent, ठीक है, and the cells are joined with one another by intercalated discs
that help in coordination or synchronization of the heartbeat. ये क्या करती हैं? ये जो सारी की सारी सेल्स हैं, देखो यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग थी ही नहीं ना, ये तो अनब्रांच्ड सेल्स थी इसकी सारी, किसकी? स्केलेटल मसल की। देखो स्केलेटल मसल की जितनी भी सेल्स थी वो तो अनब्रांच्ड थी, इसमें तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं थी, तो इनको एक दूसरे से ज्वाइन होने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाई जा रही। क्या है ये इंटरकैलेटेड डिस्क? देखो यहां पर कार्डियक मसल की सेल्स जो है इन्हें ब्रांच्ड होना है, अब इनको ब्रांचिंग करनी है तो इन्हें एक दूसरे से फ्यूज होना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा। तो यहां पर जब सेल्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगी तो किसके थ्रू होंगी? ये होंगी किसके थ्रू ज्वाइन? एक दूसरे से ज्वाइन होंगी इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू, जो कि इनके कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन में, हार्ट बीट के कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, हार्ट बीट के कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करेंगी ये कार्डियक मसल की इंटरकैलेटेड डिस्क, जिनके थ्रू सेल्स जो है वो ज्वाइन हुई हैं। ठीक, फिर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि इसमें कैसी अल्टरनेटली लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट थे। ठीक, यहां पर फेंट बैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो और डिफरेंसेस। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस आपने देखे, ठीक, अब देखो और दे आर वॉलंटरी मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जो मूवमेंट हम करते हैं स्केलेटल का, मस्कुलर मूवमेंट जो हम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ये इनवॉलंटरी है भाई। हार्ट को थोड़ी आप बोलते हो कि भाई अब धड़क धड़क नहीं, इसको देख के धड़कना बंद बंद, ऐसा कुछ करते हो क्या? आप नहीं कर सकते। आप हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, हार्ट की कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, जबकि स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये हम खुद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, जब तक डोले शोले ना बन जाए तब तक करते हैं। राइट, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। They contract rapidly and get fatigued in short span of time. ठीक है, ये रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और शॉर्ट टाइम में ही इनमें क्या हो जाता है? मसल फैटिग होता है ना, मसल्स टाइट हो जाती हैं। राइट, बहुत ज्यादा अगर आपने डोले शोले नहीं बने जब तक, तो आज मैं लगातार करता रहूंगा जिम, करता रहूंगा मूवमेंट, तो एक ही दिन में डोले बना लोगे क्या भाई? ऐसा नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा, एक दिन में आपने 5-6 घंटे जिम कर लिया, उसके बाद अगले दिन आपका हाथ मुड़ेगा भी नहीं, मसल फैटिग हो जाएगी। राइट, होता है, क्या होता है? मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। अब बात करेंगे इसकी। दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फैटिग्ड इजीली। ये भी रैपिडली ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये इनमें कोई मसल फैटिग नहीं होता कि भाई हार्ट जो है वो एकदम से पंप करना बंद कर दे कि थोड़ी देर बाद अभी हम पंप करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कोई इतना आसानी से इसकी मसल्स फैटिग नहीं होती जितना आसानी से आपको, ये तो आपको मतलब यूजुअली हो जाता है ना। किसी इंसान को अगर सीढ़ियां चढ़ने की आदत नहीं है, उसने एकदम से कभी उसने ये करा कि उसने 1000 सीढ़ियां चढ़ ली, उसकी मसल्स फैटिग हो जाएंगी। राइट, किसी को जिम की आदत नहीं है, उसने आज ही शुरू किया और आज उसने बढ़िया तरीके से जिम कर लिया, मसल्स फैटिग हो जाएंगी। किसी को दौड़ने की आदत नहीं है और उसने मैराथन को ज्वाइन कर लिया 10 किलोमीटर, तो मसल्स फैटिग हो जाएंगी। तो ये बहुत क्विक रिएक्शन है, हो जाता है, लेकिन ये इतना इजीली नहीं होता। They are present in body parts such as legs, tongue, hands, etc. स्केलेटल मसल हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में। ठीक है, इस तरीके से। और कार्डियक मसल की बात करें, देखो ये कैसी अनब्रांच्ड है, ये देखो कैसी ब्रांच दिख रही है, देखो कैसी ब्रांच दिख रही है, कैसे जुड़ी हुई है ये सारी ब्रांचेस सेल्स? इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू। ये मसल्स जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉज करती हैं। हमारा हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलीज होगा, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंट्रोल करती है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, क्लियर है क्या कहानी? एक बार जरा दोनों देख लो पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। सॉरी, पीछे जाना था हमें। ये देखो 3 पॉइंट्स हमने यहां देखे और 2 पॉइंट्स हमने आगे देखे। जल्दी देख लो एक बार इनको। स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, अच्छा यहां भी 3 पॉइंट, 6 देख लिए हमने, वाह चलो भाई बढ़िया है।
चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं छोटे छोटे से, चलो जल्दी से देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट जरूर करते रहना कि सारे क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं, मुझे पता चल जाता है उससे। अगर आप हर क्वेश्चन के बाद कमेंट करते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपने पूरा सेशन देखा था। आप एक बार आए कमेंट करके चले गए, हाँ मैम मैं आ गई हूँ, लास्ट में आए हेलो मैम बाय, मुझे कैसे पता चलेगा पूरा सेशन आपने देखा? हर क्वेश्चन के बाद कमेंट कर दिया करो कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा ये बताना है आपको। ये पढ़ा हुआ है हमने, जॉइंट्स में पढ़ा था हमने, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। ये सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ा था हमने, एक ही पैराग्राफ में पूरा पढ़ा था। जल्दी बताओ, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, जल्दी बताओ। नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। अच्छा ये है क्या, ये है क्या? वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज, राइट। देखो एटलस और एक्सिस, पहली और दूसरी वर्टिब्री के बीच में पाइवोट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। पाइवोट या पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है एटलस और एक्सिस के बीच में। क्या है ये? वर्टिब्रीज। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। कार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है जो ये सारे मूवमेंट को करवा रहा है? ये है सैडल जॉइंट। क्या कहलाता है ये? सैडल जॉइंट, ठीक। बिटवीन फैलेंजेस, फैलेंजेस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फैलेंजेस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंग जॉइंट, ठीक है। फैलेंजेस के बीच में हिंग जॉइंट। नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपको इनके बीच में भी बताना है टाइप ऑफ जॉइंट। फीमर और एसिटाबुलम के बीच में, फीमर और एसिटाबुलम के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फीमर और एसिटाबुलम के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फीमर क्या है? हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन। कहां पाई जाती है? थाई में, थाई बोन, ठीक है। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बिटवीन क्रेनियल बोन्स, जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी है, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में जो प्यूबिक बोन्स हैं उनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? देखते हैं आंसर। कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्यूबिक बोन्स के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाएगा। क्लियर कहानी? आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, आपको इन ब्लैंक स्पेसेस में अब करेक्ट वर्ड्स को फिल करना है। देखो सबसे पहला देखते हैं, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू, सारे ही मैमल्स हैव डैश सर्वाइकल वर्टिब्रे। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव डैश सर्वाइकल वर्टिब्रे। सारे ही मैमल्स, कुछ को छोड़कर कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं? जल्दी बताओ। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रे, कितने होते हैं? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पढ़ा है पूरा एज इट इज लाइन है। देखो 7 वर्टिब्रे, 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रे, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, सॉरी। द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमंस के हर एक लिम्ब में कितने फैलेंजेस होते हैं? द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज, जल्दी बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका। द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज 14, ठीक है। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन्स 2F एक्टिन्स, जो मायोफाइब्रिल के थिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें 2F एक्टिन्स होते हैं, एंड अदर प्रोटीन्स नेमली दिस एंड दिस, और 2 अदर प्रोटीन्स भी होते हैं जिन्हें आप ये नाम देते हो। क्या नाम देते हो? कौन से 2 अदर प्रोटीन्स होते हैं? नेमली व्हाट? दिस एंड दिस व्हाट? नेमली ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी होते हैं। अब देखो, इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयन स्टोर्ड इन, कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होता है? मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर में कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होता है? देखेंगे आंसर। फटाफट से भाई आप लोग कमेंट कर दिया करो। अगर आपको लगता है मैडम तो कम वक्त दे रही हैं तो पॉज कर लिया करो वीडियो, यार आपके पास ऑप्शन है, राइट। चलो, तो इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं। डैश एंड डैश पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स के कौन से पेयर्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है? मैंने अभी आपको ये पूरा बताया था, 12 पेयर ऑफ रिब्स का, 12 पेयर ऑफ रिब्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, इसमें से 7 पेयर ऑफ रिब्स कैसे है? ट्रू। ठीक है, 8th, 9th और 10th कैसे है? फॉल्स। इसके बाद 11th एंड 12th कैसे है? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, इस तरीके से आप इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हुए कह सकते हो। 12 पेयर ऑफ रिब्स को 7 पेयर कैसे हैं? बिगिनिंग के 7 ट्रू रिब्स है, 8, 9, 10 फॉल्स है और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, तो यहां पूछा है आपसे कि विच पेयर ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, तो दे आर 11th एंड 12th। ठीक है, 11th एंड 12th। द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड ऑफ विच बोन्स? ह्यूमन बींग्स का जो क्रेनियम होता है ना, जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, वो किससे बना है? कौन सी बोन से बना है? द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड ऑफ 8 बोन्स। ठीक है, क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स। कितनी बोन से, कौन सी बोन से बना है? 8 बोन से बना है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है ये, कोई मूवमेंट नहीं दिखाती, कोई मूवमेंट नहीं है इनके अंदर। ठीक है, चलो, तो ये हुए आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब हमें करना है क्या? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे एक नया चैप्टर। तब तक आपको ऐसे ही बने रहना है मेरे साथ और डेली पढ़ते रहना है नए नए टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।